सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 वसंत भाग 3 पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने भाग 1 का अध्ययन किया था। यह लेख कामतानाथ द्वारा लिखित है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं संग्राम सिंह, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, संस्कृत केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे पहले हमने देखा था कि लेखक को बदलू काका के घर जाने का, मामा के गांव जाता था तब बदलू काका से मिलने का बड़ा शौक था, क्योंकि वह उसे लाख की रंग बिरंगी चूड़ियाँ देते थे। और उसमें बदलू काका के व्यक्तित्व का भी वर्णन किया गया था कि वह कांच की चूड़ियों से बड़ी नफरत करते थे और वस्तु विनिमय के द्वारा अपनी लाख की चूड़ियों को बेचते थे, अनाज के बदले, वस्त्र के बदले। तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं। लेखक बोल रहा है, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में, हर ग्रीष्मकालीन अवकाश, शीतकालीन अवकाश में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आधा महीने वहीं रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई। अर्थात उसके जो पिता थे उनका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया, तो उसको काफ़ी समय से वो वहाँ पर अपने मामा के गांव गया नहीं। और एक लंबी अवधि मतलब समय तक, अवधि अर्थात समय तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया, 8-10 वर्षों का समय बहुत बड़ा समय होता है, इसके बाद वो वहाँ गया तो वो बड़ा हो चुका था और अब उसकी लाख की गोलियों में, जो लाख की गोलियाँ उसे बदलू काका देते थे, उसमें उसकी रुचि नहीं थी। अतः गांव में होते हुए भी वह कई दिनों तक बदलू का ध्यान न आया। उसको बदलू की याद नहीं, बदलू के यहाँ जाने का उसने सोचा नहीं, उसके दिमाग में वो बात आई भी नहीं। इसी बीच उसने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए। पहले क्या था, गांव की सारी स्त्रियां बदलू काका द्वारा बनाई हुई लाख की चूड़ियां पहनते थे, परंतु उसने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले अर्थात बहुत कम हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा अर्थात अचानक मुझे बदलू काका का ध्यान आया। जब उसने देखा कि सारी औरतें कांच की चूड़ियां पहनकर घूम रही है और बहुत कम औरतों के हाथों में लाख की चूड़ियां हैं, तो उसके दिमाग में एकदम बदलू काका का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा अचानक मुझे बद्दू काका का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि उनसे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उनके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे के नीचे, नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। ये खाट वही मचिया जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मचिया पलंग, छोटा सा पलंग, लकड़ी का पलंग, लोहे का पलंग, निवार का पलंग, वही खाट पर लेटा था। लेखक वहाँ पहुँचा, उसने बोला, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा। बदलू काका बोले, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। बहुत समय बीत चुका था गए हुए, उसको 8-10 वर्ष हो चुके थे, तो बद्दू काका ने लेखक को पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। तो लेखक बोला, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बद्दू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति मतलब याद, मेमोरी पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। मैंने चारपाई, खाट, मचिया सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया नजर आई, मचिया जिस पर बैठकर बदलू काका चूड़ियाँ बनाता था, न भट्टी जिसमें लाख को पिघलाता था। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो।
गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, गांव गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया है, इसलिए अब मेरी लाख की चूड़ियाँ बिकती नहीं है, तो मेरा काम भी बंद हो गया है। कुछ देर वह चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। बद्दू काका बोले, मशीन का युग है, अर्थात कांच की चूड़ियाँ मशीन के द्वारा बनाई जाती थी, तो आजकल सब काम मशीन से हो रहा है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। मशीनों के द्वारा जो कांच की चूड़ियाँ बनाई जा रही है वो बहुत सुंदर सुंदर बनाई जा रही है, तो वैसी सुंदरता लाख में आना संभव नहीं है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, लेखक ने बोला कि हाँ, लेकिन कांच बहुत खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। किसको? बद्दू काका को खांसी आ गई, और वह बहुत देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। यहाँ पे आएगा शरीर। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, मतलब काफ़ी बद्दू काका काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। लेखक ने मन में सोचा था कि शायद इनको दमा है, परंतु बद्दू काका बोले, दमा नहीं है, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा दुख छिपा हुआ है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। ये इस बात का अर्थ है, अर्थात मशीन युग आने से काफ़ी सारे हाथ कट गए, मतलब काफ़ी सारे मनुष्यों का, मजदूरों का रोजगार छिन गया। जो काम पहले 10 मजदूर 10 व्यक्ति मिलकर करते थे, उसे एक मशीन के द्वारा ही किया जाना संभव हुआ, तो उसमें काफ़ी सारे मनुष्यों मजदूरों का रोजगार छिन गया, तो उनके हाथ कट गए, हाथ काट दिए मशीनी युग ने, अर्थात उनका कामकाज छीन लिया। कुछ देर फिर शांति रही, मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है? लेखक ने उनसे पूछा, आम की फसल कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, अर्थात शायद उसमें उसको थोड़ी खुशी मिली, क्योंकि आम की फसल उसकी अच्छी हो रही थी, तो वहाँ से उसको एक संतोषजनक जवाब मिला। और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम ले आ। फिर मेरी मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं काका, आम इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। लेखक ने मना किया कि आम बहुत खाएं, नहीं रहने दो, तो बद्दू काका बोले, नहीं, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। कौन? बद्दू काका लेखक के लिए मलाई बचा कर रखते थे। गाय तो अच्छी है ना काका? अब वो बोल रहा है, गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा, क्योंकि उसको मलाई मिली नहीं, मलाई बचा कर रखता था बद्दू काका, परंतु उसको उस दिन मलाई मिली नहीं। तो उसने पूछा, गाय कहाँ है, अच्छी है ना? तो बद्दू काका बोले, लला 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता, अब धंधा रोजगार है नहीं, तो कहाँ से खिलाता उसको। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा, वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना। इस बात में भी उनके एक टोंट था, एक व्यंग्य था, क्योंकि वो शहरी फितरत से थोड़ा गुस्सा करते थे, नफरत करते थे। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम एक बखत में, बखत मतलब एक समय में, एक टाइम में, एक पल में खा जाता था। आप लोगों की बात और है। मैंने उत्तर दिया, अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली हाथों में लेकर मेरी ओर बढ़ा दी। अंजुली अर्थात हाथों में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर, उसके किसके? रज्जो के हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। रज्जो ने लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थी, तो उसने देखा गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी मतलब अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी। बद्दू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी चूड़ियों का जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया।
पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि बदलू काका भले ही चूड़ियों को फ्री में दे दे, मुफ्त में दे दे, परंतु शादी विवाह के समय वह जिद करते थे, जो उनको चाहिए था वो लेते थे, और अगर नहीं मिलता था तो चूड़ियाँ नहीं देते थे। तो इसी प्रकार जमींदार साहब की बेटी के विवाह में भी उन्होंने कुछ मांगा होगा, परंतु जमींदार साहब उसको सिर्फ 10 आने दे रहे थे। तो उन्होंने वह जोड़ा चूड़ियों का उसे नहीं दिया। कहा, शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। लेखक ऐसा इसलिए सोच रहा है कि वह अभी भी लाख की चूड़ियों पर ही, उसके घर में भी लाख की चूड़ियों का ही चलन है। उसने कांच की चूड़ियों की तरफ मुख नहीं मोड़ा। उसने जो उसका स्वाभिमान था वो उसने बरकरार रखा, और यही उसका व्यक्तित्व था। तो इसी के साथ इस पूरे पाठ की समाप्ति होती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके भाग 1 और इसके प्रश्नोत्तर का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप और इसके बारे में जान सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन।